वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीएलएड से, जो आपके एग्ज़ाम पास कराने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। डीएलएड से संबंधित प्रश्न बहुत लोग को याद या समझ में नहीं आता होगा, फिर भी दोस्तों हमें याद करना ही होगा अपने सपनों के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चा एक डैश इकाई है। तो दोस्तों बच्चा एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चा का जैविक रूप है। तो दोस्तों बच्चा का जैविक रूप है शिशुअवस्था तथा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिलिप रिच का अध्ययन किससे संबंधित है। तो दोस्तों फिलिप रिच का अध्ययन संबंधित है बाल्यावस्था से। अगला प्रश्न है, आधुनिक बाल्यावस्था की संस्था दृष्टिकोण, रीति रिवाज और आधुनिक जीवन में बच्चों को परिमार्जित करने और उन्हें खोजने का वैधानिक कानून इत्यादि का निर्माण एक वैधानिक प्रयास है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है जॉन होल्ट का। आधुनिक बाल्यावस्था की संस्था दृष्टिकोण, रीति रिवाज और आधुनिक जीवन में बच्चों को परिमार्जित करने और उन्हें खोजने का वैधानिक कानून इत्यादि का निर्माण एक वैधानिक प्रयास है। यह कथन है दोस्तों जॉन होल्ट का। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपने समूह की भूमिकाओं को सीखते हुए और उसे आत्मसात करते हुए उसका अभिन्न अंग बन जाता है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है ब्रीम का। व्यक्ति अपने समूह की भूमिकाओं को सीखते हुए और उसे आत्मसात करते हुए उसका अभिन्न अंग बन जाता है। यह कथन है ब्रीम का। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानदंड के अनुसार जब बालक व्यवहार और आचरण सीख लेता है तो यह डैश कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है समाजीकरण। सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानदंड के अनुसार जब बालक व्यवहार और आचरण सीख लेता है तो यह कहलाता है समाजीकरण। अगला प्रश्न है, समाज एक जीवन अभिकरण है जिसकी आशाएं होती है। तो दोस्तों समाज एक जीवन अभिकरण है जिसकी आशाएं होती है देश काल सापेक्ष से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिकरण का प्रकार है। तो दोस्तों सामाजिकरण का प्रकार हो जाएगा प्रत्यक्ष समाजीकरण, नकारात्मक समाजीकरण तथा अप्रत्यक्ष समाजीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नकारात्मक समाजीकरण का कारक क्या है। तो दोस्तों नकारात्मक समाजीकरण का कारक है समाज का असहयोगात्मक रवैया, घर का कलहपूर्ण माहौल, शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन का अभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। अगला प्रश्न है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। तो दोस्तों शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए तथा पिछड़ों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है,
भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। अगला प्रश्न है, खेलों द्वारा बालकों में विकास संभव है? तो दोस्तों खेलों द्वारा बालकों में विकास संभव है। सहयोग, सामंजस्य की भावना, पारस्परिक सम्मान देने की कला तथा सामाजिक सद्गुणों का विकास करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक खुद को सरकारी नौकर ना समझकर बच्चों का भविष्य निर्माता समझे, यह किसने कहा था? तो दोस्तों इसे कहा गया था गीजूभाई के द्वारा। शिक्षक खुद को सरकारी नौकर ना समझकर बच्चों का भविष्य निर्माता समझे, यह कहा गया था गीजूभाई के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राइमरी शिक्षा हेतु मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों प्राइमरी शिक्षा हेतु मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग किया गया था मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा के केंद्र विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाने का समर्थन किसने किया था? तो दोस्तों शिक्षा के केंद्र विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाने का समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित शिक्षा प्रणाली से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित शिक्षा प्रणाली से जो संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी शिक्षा। जबकि बुनियादी शिक्षा, शिल्प केंद्रित शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा, यह तीनों दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योतिबा फुले ने किस क्षेत्र में ज़्यादा योगदान दिया था? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले ने ज़्यादा योगदान दिया था विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखित पुस्तक कौन नहीं है, आपको बताना है चारों ऑप्शन में। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखित पुस्तक नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रल एजुकेशन, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई नहीं है। जबकि एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया, एजुकेशन डिस्कोर्सेज तथा डायनेमिक यूनिवर्सिटी, यह तीनों दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जे कृष्णमूर्ति की नहीं है? तो दोस्तों वह है मानव बनाने वाली शिक्षा, जो कि जे कृष्णमूर्ति की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप होता है? तो दोस्तों जॉन डीवी के द्वारा विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, विकास के अंदर दोस्तों वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रति रूपों का निर्माण होता है, वह कौन सा अवस्था है, आपको बताना है। तो दोस्तों वह अवस्था है बाल्यावस्था। बालकों में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रति रूपों का निर्माण होता है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है।
यह बात कही गई थी दोस्तों ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन के द्वारा। शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, यह बात कही गई थी ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक में बहुत अनोखे परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक में बहुत अनोखे परिवर्तन होते हैं, यह बात कही गई थी कुप्पुस्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा 5 वर्ष की आयु तक बालक का विकास हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। तो दोस्तों यह बात कही गई थी फ्राइड के द्वारा। फ्राइड के द्वारा बात कही गई थी 5 वर्ष की आयु तक बालक का विकास हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है उसकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषता है रचनात्मक कार्यों में आनंद, वास्तविक जगत के प्रति रुचि तथा जिज्ञासा की प्रबलता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में बाल्यावस्था में निम्न में से कौन से परिवर्तन आते हैं। तो दोस्तों वह परिवर्तन है संवेगों का दमन और प्रदर्शन, संग्रह करने की प्रवृत्ति तथा निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है। तो दोस्तों बाल कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है यूनिसेफ, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य कब बना था। तो दोस्तों यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना था 1996 में। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो दोस्तों यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1965 में। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब मिला था। तो दोस्तों यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था 1989 में। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले IAPE की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले IAPE की स्थापना हुई थी 1964 में। अगला प्रश्न है, CSWB की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों CSWB की स्थापना की गई थी 1953 में। अगला प्रश्न है, CSWB की संस्थापक अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों CSWB की संस्थापक अध्यक्ष थी डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने कानूनी स्थिति कब प्राप्त की थी। तो दोस्तों भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत
पंजीकृत केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने कानूनी स्थिति प्राप्त की थी? 1969 में। अगला प्रश्न है, परिवार परामर्श केंद्र की योजना 1983 में किसके द्वारा पेश की गई थी? तो दोस्तों, परिवार परामर्श केंद्र की योजना 1983 में पेश की गई थी CHWB के द्वारा। अगला प्रश्न है, समावेशन का अर्थ है? तो दोस्तों, समावेशन का अर्थ हो जाएगा विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं बौद्धिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, वंचन के आधार पर भिन्न बालक, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, वंचित बालक का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, इसमें वंचित बालक का प्रकार नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक रूप से वंचित, जो कि वंचित बालक का प्रकार नहीं है। थैंक यू।